बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले जो हमने ड्रग्स पढ़नी थी हार्ट फेलियर के अंदर वो हमने पढ़ ली। अब हमारे पास आ जाएंगी एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो हमारे पास एरिथमिया में यूज़ होती हैं। सबसे पहले हम एरिथमिया पढ़ लेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, तो उसकी रीज़न्स क्या होती हैं। उसके बाद हमें पता चलेगा कि हम ड्रग्स क्यों यूज़ करेंगे और कौन सी यूज़ करेंगे। सबसे पहले आ जाता है नॉर्मल साइनस रिदम। नॉर्मल साइनस रिदम होता क्या है? ये हमारे पास एक हार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास SA नोड होता है, यहाँ पे हमारे पास AV नोड आ जाएगा। तो जो नर्व इम्पल्स आती है वो सबसे पहले SA नोड से AV नोड में जाती है, ठीक है। AV नोड से वो हमारे पास जाती है बंडल ऑफ हिस में। बंडल ऑफ हिस फिर वो जाता है पार्किंजे फाइबर्स में। पार्किंजे फाइबर से आगे हमारे पास जाएगा एपेक्स ऑफ हार्ट में, फिर जाएगा बेस ऑफ हार्ट में। ये हमारे पास नॉर्मली जो हमारे पास जो नर्व इम्पल्स आती है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में वो हमारे पास ये आती है, ठीक हो गया। और इसके अंदर क्या होता है, जब ये हमारे पास हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है इसी ही ज़रिए से होता है कि नर्व इम्पल्स SA नोड में आया, AV नोड में, AV नोड से आगे बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस से पार्किंजे फाइबर्स में, फिर हार्ट के मसल्स में यानी कि बेस ऑफ हार्ट और एपेक्स ऑफ हार्ट और फिर बेस ऑफ हार्ट के अंदर। इस तरह ये जो है हमारे पास एक नॉर्मल साइनस रिदम होता है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो कर रहा होता है। नॉर्मल साइनस रिदम। एरिथमिया क्यों होता है? एरिथमिया रिदम को खराब करने को कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास SA नोड से नॉर्मली जो है हमारे पास एक नर्व इम्पल्स जनरेट हो रही है, अगर वो जनरेट होने लग गई है पॉइंट अदर देन SA नोड, वो हमारे पास एट्रिया हो सकता है, AV नोड हो सकता है, या हमारे पास वेंट्रिकल हो सकते हैं, उसका कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, हार्ट का, जो कि हमारे पास अदर देन SA नोड इम्पल्स जनरेट होती है। वो हमारे पास क्या करवाएगा, वो एबनॉर्मल एक्टिविटी करवाएगा हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की, यानी कि उस साइड पे मजीद एक और कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास हार्ट में पैदा हो रही है। तो क्या होगा, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, एरिथमिया कहेंगे। वो हमारे पास आ गया एरिथमिया। अब वो क्या हो सकता है, वो हमारे पास एट्रियल भी हो सकती है, ठीक है, वेंट्रिकुलर भी हो सकती है और AV नोडल भी हो सकती है। यानी कि वो किसी और पॉइंट से, इन पॉइंट्स के बजाय या SA नोड के पॉइंट के बजाय कहीं और से नर्व इम्पल्स जनरेट होना शुरू हो गई है, तो वो हमारे पास क्या करवाएगी, वो हमारे पास करवाएगी एरिथमिया। अब हमने पढ़ लिया नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, यानी कि क्या कहाँ से नॉर्मल साइनस रिदम कहाँ से जनरेट होता है, कैसे जाता है। अब हमारे पास एक ग्राफ बनता था जिसमें हमारे पास एक नॉर्मल जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट की वो शो करते थे हम, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। उसमें क्या होता था, सबसे पहले जो हमारे पास है डीपोलराइजेशन होती थी हार्ट की, वो हमारे पास क्या करवाते थे, सोडियम चैनल्स जब ओपन होते थे, सोडियम के एंट्री की वजह से हमारे पास क्या होता था, डीपोलराइजेशन होती थी हार्ट की। उसके बाद हमारे पास जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो डीपोलराइजेशन करवा लेते थे कुछ हद तक, और फिर ओपन होते थे पोटाशियम चैनल्स जो कि हार्ट की रीपोलराइजेशन यानी कि उसको रिलैक्स करवाते थे। डीपोलराइजेशन में हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं और रीपोलराइजेशन में हमारे पास पोटाशियम है जो हमारे पास उसको रीपोलराइज करवा रही है हार्ट को। उसके बाद एक इम्पल्स के बाद दूसरी इम्पल्स होती है, वो भी इसी तरह आती है, ठीक है। ये हमारे पास सोडियम चैनल ओपन हुए, कैल्शियम ओपन हुए और उसके बाद पोटाशियम ओपन हुए। ये तीनों चीज़ें हमारे पास पोलराइजेशन हुई, ठीक है, डीपोलराइजेशन और उसके बाद रीपोलराइजेशन होगी। ये जो इसके बीच में एक ये पीरियड है जिसमें हमारे पास एक इम्पल्स जो है उसके बाद दूसरी इम्पल्स ने आना होता है, उस पीरियड को हमारे पास क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। ये वो पीरियड है जिसमें हमारे पास इम्पल्स, नेक्स्ट इम्पल्स जनरेट नहीं हो सकती, ठीक है। ये हमारे पास रिफ्रैक्टरी पीरियड है। तो अगर हमारे पास एरिथमिया होता है तो एरिथमिया के अंदर क्या क्या रीजंस आ सकती हैं जिसकी वजह से हमारे पास एरिथमिया हो सकता है। अब हमें पता चल गया है कि क्या
डीपोलराइजेशन करवा रहे हैं, क्या रिपोलराइजेशन करवा रहे हैं, कौन से आयन और कितना हमारे पास रिफ्रैक्टरी पीरियड है। तो हमारे पास उसकी पैथोलॉजी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। अगर हमारे पास ये रिफ्रैक्टरी पीरियड फर्ज करें 1 सेकेंड का था, ठीक हो गया, और किसी वजह से कहीं और नर्व इम्पल्स जनरेट होने की वजह से फ़र्ज़ करें वो हमारे पास हार्ट में कहीं से भी नर्व इम्पल्स जनरेट हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये रिफ्रैक्टरी पीरियड शॉर्टन हो गया, शॉर्टन रिफ्रैक्टरी पीरियड। जब हमारे पास एक रिफ्रैक्टरी पीरियड शॉर्टन हो गया है तो हमारे पास क्या हुआ, अगली इम्पल्स जो है वो जनरेट होना शुरू हो गया है बहुत जल्दी, ये गैप थोड़ा हो गया है। तो फर्ज करें अगर हमारे पास 2 सेकंड में क्या कहते हैं 1 सेकंड में एक बीट आ रही थी, ठीक है, तो अब क्या हुआ और वो हमारे पास 0.25 सेकंड में एक बीट आना शुरू हो गई है, रिफ्रैक्टरी पीरियड इतना कम हो गया है। तो ये क्या करेगा, उसी टाइम पीरियड के अंदर 2 सेकंड्स के अंदर फ़र्ज़ करें वो अब 4 कर रहा था पहले या 2 कर रहा था, 2 सेकंड के अंदर 2 नर्व इम्पल्स जनरेट कर रहा था और 2 कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था हार्ट के अंदर। अब वो 0.25 होने की वजह से रिफ्रैक्टरी पीरियड जो कि पहले 1 सेकंड था उसकी वजह से क्या हुआ, शॉर्टन होने की वजह से 2 सेकंड्स के अंदर जो हमारे पास 2 इम्पल्स या हमारे पास 2 कॉन्ट्रैक्शंस होनी थी वो हमारे पास कहाँ चले गए, 2 सेकंड्स के अंदर 8 कॉन्ट्रैक्शंस होना शुरू हो गई। तो 2 और 8 के बीच में हमारे पास बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, तो ये कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो गई। तो ये क्या करवा दिया, ये उसने हार्ट का एरिथमिया करवा दिया, यानी कि उसकी रिदम चेंज कर दी, ठीक है, ये हो गया एरिथमिया। या अगली कॉज क्या हो सकती है, फर्ज करें हमारे पास सोडियम की एंट्री, या अगर ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ना, ये इन्हीं की वजह से हमारे पास हो रहा होता है ना, सोडियम कैल्शियम और आयन चैनल्स की वजह से हमारे पास जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जनरेशन होती है, हार्ट के मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर डिस्टर्बेंस आ गया। और वो किस वजह से आ सकती है, वो हमारे पास आपको पता है कि इन आयंस के इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है। सोडियम कैल्शियम और पोटाशियम के जो आयंस हैं इनकी एंट्री और आउटफ्लो के अगर हमारे पास डिस्टर्बेंस आ जाए, आयंस की एंट्री और आउटफ्लो डिस्टर्बेंस आ गई है, ठीक है, इसमें अगर हमारे पास डिस्टर्बेंस आई है तो आपको पता है तो भी हमारे पास क्या होगा, इनके वो पीरियड शॉर्टन हो जाएंगे, या डीपोलराइजेशन ज़्यादा देर के लिए रहेगी, रिपोलराइजेशन जल्दी आ जाएगी, ये चीज़ें हमारे पास मैटर कर रही होती हैं। तो इन्हीं रीजंस को ध्यान रखते हुए हमने ड्रग्स यूज़ करनी है कि कौन कौन सी ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं एरिथमिया को कंट्रोल करने के लिए। एक्चुअली एरिथमिया में हमारे पास हार्ट रेट भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और ज़ाहिर है कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। तो हमारे पास उन्हीं एरिथमिया को कंट्रोल करने के लिए हम उसी तरीके की ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे जिस लिए वो नीडेड होंगी, जो हमारे पास आयंस के डिस्टर्बेंस के हिसाब से होंगी या रिफ्रैक्टरी पीरियड के हिसाब से होंगी। ये चीज़ें हम देख के उसके अंदर मैनेज करेंगे। तो अब हमारे पास जो ड्रग्स यूज़ हो सकती हैं वो कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ हो सकती हैं, इसमें हमारे पास सोडियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि ये बार बार डीपोलराइजेशन ऑफ हार्ट करवा रहे होंगे, ठीक है। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स करवा सकते हैं या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स करवा सकते हैं। ये भी हमारे पास डीपोलराइजेशन करवा रहे हैं, या पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स करवा सकते हैं। या चौथी चीज़ हमारे पास क्या हो सकता है, बीटा ब्लॉकर्स। बीटा क्या होता है, बीटा रिसेप्टर्स हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहे होते हैं। अगर हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो हमारे पास हार्ट रेट डिक्रीज कर जाएगा। जब हार्ट रेट डिक्रीज होगा तो एरिथमिया कंट्रोल होगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं मज़ीद एरिथमिया को कंट्रोल करने के लिए। अब आपको इसमें रीज़न पता चल गई, पैथोफिजियोलॉजी पता चल गई और ड्रग्स के नेम पता चल गए। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है ड्रग्स के तफसील से जो है क्लिनिकल यूजेस वगैरह हम जो है वो पढ़ेंगे, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, कुछ ना समझ आई हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।